गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 और 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं और फिर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर जो प्रदीप शर्मा जिनका नाम है, उन्होंने ये कमेंट शेयर किया था और इस तरीके के जो मैसेजेस हैं वो मेरे पास टेलीग्राम पे भी आते रहते हैं और इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि देखिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप चाहे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हो या कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और वो अगर आपने यहाँ पे स्टडी कर रखा है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रखा है, तो वो 2 मार्क्स वहां पर आपके इंश्योर हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो एटलीस्ट ये है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्रैक हो जाता है और फिर वहां पे आपको मेंस में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, ईपीएफओ की तैयारी करें, डेली बेसिस पे एमसीक्यू जरूर देखें, उसको मिस मत करें। और जो आपको मैराथन सेशन दिए जाते हैं जिसमें आपकी रिविजन वीकली और मंथली बेसिस पे कराई जाती है, उसको भी आप अच्छे से और सीरियसली बिल्कुल करें। चलिए यहां पर देख लेते हैं जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉनसून को लेके हमारा टॉपिक रहने वाला है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स के बारे में जानेंगे, बैगिंग क्रिमिनलाइज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनके बारे में जानेंगे, नागा रीन एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, मानस नेशनल पार्क सेंसस डेटा जूनोसिस के बारे में भी डिस्कशन होगा और फिर हम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम को डिस्कस करते हुए मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्री 50 डिस्काउंट जो है ये अभी भी अवेलेबल है, आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और रिवीजन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो रिवीजन सीरीज जो है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं ताकि लास्ट 50 डेज में आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और जो पूरे साल में आपने मेहनत करी है स्टैटिक और करंट अफेयर्स उसको आप मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर रिवाइज कर सकें। मैं आपको ये भी कहूंगा कि जिन लोगों ने मॉक टेस्ट अभी देने नहीं शुरू किया है तो वो ये गलती मत करिए, मॉक टेस्ट की सीरीज के अंदर एनरोल करा लीजिएगा और उसमें मॉक टेस्ट को डेली बेसिस पे लगाना शुरू करिएगा। 2021 के लिए कम से कम 50 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाने चाहिए। यहाँ पे जल्दी से टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट सेट कर रहे हैं, 6 से ज्यादा मार्क्स आपको लाने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेसन 6 में आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है और यहाँ पे सेकंड और थर्ड टाइम जब आप वीडियो देखेंगे, सेकंड टाइम में वैसे काफी रहेगा, थर्ड टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड टाइम में जब आप देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा और फिर अपने नोट्स को बार बार रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार नोट्स बन जाते हैं तो वहां पर वो आपकी बेस्ट चीज होती है रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम से पहले वो नोट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए टारगेट आपने सेट कर दिए, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर जो करंट अफेयर्स में दिया हुआ था, आपके न्यूज़पेपर में दिया गया था, लेकिन हमारे ज्योग्राफी सेक्शन से 2 स्टेटमेंट्स दे रखी और आपसे पूछे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है एल नीनो इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द वीकनिंग ऑफ मॉनसून ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर मॉनसून को वीक करने के लिए एल नीनो को जाना जाता है। अ पॉजिटिव डाइपोल यूजुअली एड्स द मॉनसून। पॉजिटिव डाइपोल जो होता है वो मॉनसून को हेल्प करता है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए डिस्कशन करते हैं। बेसिकली स्काईमेट वेदर एक प्राइवेट वेदर फोरकास्ट कंपनी है जिसने ये कहा है कि मॉनसून जो इंडिया के अंदर है दैट इज लाइकली टू बी 103% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज दैट इज एलपीए दिस ईयर। तो इस साल का जो प्रोजेक्शन है, जो फोरकास्ट है, वो दिया गया है स्काईमेट वेदर के द्वारा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है एल नीनो और साथ ही साथ डाइपोल। ठीक है, अगर हम एल नीनो की बात करते हैं, आपने देखा होगा एल नीनो लानीना काफी न्यूज में रहता है और अगर अपने जो आपकी ज्योग्राफी है एनसीईआरटी उसकी पढ़ी है क्लास 6 टू क्लास 12, उसके अंदर भी जो आपकी एनसीईआरटीज है 11-12 की एनसीईआरटीज में दोनों कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आपको समझाए हुए हैं। एल नीनो जो है यस इट इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड, जिसको कहा जाता है कि एल नीनो के ईयर्स के अंदर जो आपका मॉनसून होता है इंडिया के ऊपर, जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होता है, वो कंपेयर टू एवरेज रेनफॉल कम होती है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब क्योंकि एल नीनो का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल जो है इसको समझना जरूरी है, तो डाइपोल को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जब हम पॉजिटिव डाइपोल की बात करते हैं इसका मतलब होता है वार्मर वेस्टर्न बेसिस ऑफ इंडियन ओशन। तो वेस्टर्न बेसिन जो है, वेस्टर्न रीजन जो आपका है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडियन ओशन का, दैट इज वार्मर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न बेसिस। ईस्टर्न बेसिन के कंपैरिजन में जो वेस्टर्न बेसिस है, बेसिन जो है वो वार्मर होती है, वो गर्म होती है। अगर 2019 की बात करें तो इस तरीके का फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया था और इसमें हुआ क्या था, इसमें बेसिकली जब मॉनसून स्टार्ट हुआ उसका जो विड्रॉल था, जो यूजुअली सितंबर तक मॉनसून आपका विड्रॉ होने शुरू हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, इसको विड्रॉ होने में अक्टूबर 9 तक का टाइम लग गया था। ठीक है, रीजन क्या था, पॉजिटिव आईओडी, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। डाइपोल जो था वो पॉजिटिव फेज में था, इसी वजह से जो बारिश हुई थी, जो मॉनसून था, वो काफी बाउंटीफुल हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आईओडी रेफर्स टू वार्मर वेस्टर्न बेसिन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इससे कहीं ना कहीं मॉनसून को
हेल्प मिलती है। तो जस्ट अपोजिट टू एल नीनो जो कि हमारे मॉनसून को बर्बाद कर देता है, वीक कर देता है, पॉजिटिव डाइपोल जो है वो कहीं ना कहीं मॉनसून के अंदर सपोर्ट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ये इमेज भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दो स्टेटमेंट्स को देख के पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है कैरिंग आउट रोड कंडीशन सर्वे यूजिंग एनएसवी ऑन द नेशनल हाईवे हैज बीन मेड मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ सर्टिफाइंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एनएसवी क्या है, बेसिकली एनएसवी नेटवर्क सर्वे व्हीकल। तो बेसिकली यहां पे कहा जा रहा है कि जो रोड कंडीशन सर्वे है जो एनएसवी के थ्रू किया जाता है ऑन द नेशनल हाईवेज, वो अभी मैंडेटरी कंपल्सरी बना दिया गया है उसको एट द टाइम जब उसे कंप्लीट किया जाएगा। इस चीज का सर्टिफिकेशन भी उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो सर्वे है एक बार कंप्लीशन हो जाता है उसके बाद हर 6 महीने के अंदर कराना पड़ता है। बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी न्यूज में थी। एनएचएआई ने डिसाइड किया है टू मेक नेटवर्क सर्वे व्हीकल एनएसवी यूज मैंडेटरी फॉर रोड कंडीशन सर्वे टू एनहांस क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवे। तो हमारे जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उसकी कंडीशन को बेहतरीन बनाने के लिए, अगर आपको याद हो जो कल हमने रात को 8 बजे जो हमारा लाइव सेशन रहता है यूट्यूब के ऊपर, वहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति ने तेलंगाना के अंदर कंप्लेन करा कि जो रोड के ऊपर पोर्ट होल्स होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट की वजह से डेथ्स होती हैं और डेथ्स की वजह से मेरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट होता है, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। बेहतरीन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिमाग लगाया इस व्यक्ति ने जिसने यहाँ पे कंप्लेन करी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने इस कंप्लेन को संज्ञान में लिया और वहां पर गवर्नमेंट को एक नोटिस भी इशू कर दिया। ठीक है, कुछ उसी तरीके से इस तरीके की सिचुएशन ना अराइज हो, लोगों को कंप्लेन ना करनी पड़े, लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट ना हो, इसकी वजह से हमारी हाईवेज जो है उनकी क्वालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि नेटवर्क सर्वे व्हीकल जो है उसको अभी यहां पे मैंडेटरी कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और सर्टिफिकेशन तभी दिया जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम पूरा करके पेमेंट निकलवा लेते हैं लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से बाद में परेशानी होती है और बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे एक बार अगर उनको पेमेंट हो गया तो। ठीक है, तो यहां पर इस चीज की जरूरत थी कि सर्टिफिकेशन जो होगा वो बिल्कुल तभी दिया जाएगा आपको जब ये पूरा सर्वे करा दिया जाता है और कराने के 6-6 महीने के बाद भी इसे आगे कराया जाएगा, ताकि सिर्फ फर्स्ट टाइम बना के दे दिया उतना काफी नहीं है, मेंटेनेंस जो होता है वो भी तो जरूरी होता है ना। अगर आज बनाया और उसके 1 साल के बाद जाके उसमें बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक चिंता का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के सर्वे कराने की बात करी गई है, आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ये सभी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी वंस यू गेट द पोस्टिंग्स। तो ये आपको पेपर एग्जाम में तो पूछा ही जाएगी ये चीजें, लेकिन जब आप एक्चुअल में जाएंगे उस पोजीशन के ऊपर वहां पर भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपको देखने पड़ते हैं कई बार, और इसीलिए ये नॉलेज होना काफी जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। बेसिकली बैगिंग को लेकर 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज प्रपोज टू डीक्रिमिनलाइज बैगिंग ऑन ट्रेन्स और रेलवे प्रेमिसेस और साथ ही साथ ट्रेन्स के अंदर जो बैगिंग आपने देखा होगा, काफी सारे जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, वो घूमते हैं और ट्रेन्स के अंदर भी पैसे मांगते हैं और इवन रेलवे स्टेशन के ऊपर भी मांगते हैं। इसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी गई थी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट हैड क्रिमिनलाइज्ड बैगिंग इन द नेशनल कैपिटल रीजन में अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर तो इसे क्रिमिनलाइज किया हुआ है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 ट्रीट्स बैगिंग एज एन ऑफेंस। तो बॉम्बे का जो ये प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट है ये बैगिंग को एक ऑफेंस की तरह देखता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, आपका जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी आज इसी के ऊपर है। देखिए, जो लोग दिल्ली मुंबई में रहते हैं तो उनको इन चीजों के बारे में पता है, और रेलवे में तो हम सभी ने सफर किया तो हम जानते हैं इस चीज को। रेलवे प्रेमिसेस हो, रेलवेज हो, ट्रेन हो, वहां पर बैगिंग होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। इवन दिल्ली के अंदर भी बैगिंग होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। बॉम्बे के अंदर भी होती है। अब आते हैं हम इसको तफसील से डिस्कस करते हैं कि बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेंटर को कहा and 4 states to file their response on plea seeking a direction to repeal the provision of criminalizing begging। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है और 4 राज्यों को कहा है कि आप जो ये पूरा बेसिकली प्रिंसिपल है जिसके थ्रू बेगिंग को क्रिमिनलाइज किया है, इसको रिपील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके ऊपर आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन की या डीक्रिमिनलाइजेशन की, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा। अगर आप देखें, आपके पास रेलवे एक्ट रहता है, एक रेलवे एक्ट 1989, ठीक है। इसके अंतर्गत सेक्शन 144
सबसेक्शन 2 ये क्रिमिनलाइज करता है बेगिंग को। इसके हिसाब से बेगिंग जो है एक अपराध है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के हिसाब से पनिशमेंट जो है उस व्यक्ति को दी जाती है जो बेगिंग कर रहा होता है। लेकिन डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ये अपराध बिल्कुल ही नहीं, इसमें कुछ एक्शन लिया नहीं जाएगा। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये है कि हम उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, उसको जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन उससे फाइन लेंगे, ठीक है। और यहां पर यही बात करी जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्रपोज किया था कि देखिए हम अपने सेक्शन 144 सब सेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट ला देंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति बेगिंग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर स्पॉट फाइन लगा देंगे, वहीं के वहीं उसे फाइन करेंगे, दैट्स इट। उसको जेल में डालने की जरूरत नहीं है, उसको पनिशमेंट फर्दर देने की जरूरत नहीं है। तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2020 की बात है, पिछले साल की बात है, जब उन्होंने ये कहा था, प्रपोज किया था कि जो बेगिंग है हम उसको डीक्रिमिनलाइज करेंगे। डीक्रिमिनलाइज का मतलब ये नहीं कि हम उसे एनकरेज कर रहे हैं, हम उसे होने देंगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि उसमें फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा, जेल के अंदर व्यक्ति को नहीं डाला जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिमिनलाइज किया? रादर मैं ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत दे रखी है, क्योंकि अगर देखेंगे कुछ महीने पहले क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने रादर एक अपनी जजमेंट दी थी, जिसमें कहा गया था कि बेगिंग को अगर क्रिमिनलाइज किया जाता है तो ये गलत अप्रोच होगी, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके जो सिटीजन है उनको बेसिक अमेनिटीज मिले, और अगर कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है तो वो अपनी खुशी से मांग नहीं रहे, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था। तो इसे डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सेकंड जो स्टेटमेंट है, क्रिमिनलाइज नहीं किया था, इसे डीक्रिमिनलाइज किया था, तभी आपको आपकी न्यू दिल्ली के अंदर बहुत सारे बेगर्स मिलेंगे। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग इन 1959, वो क्या बेगिंग को एक ऑफेंस की तरह देखता है? बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट डीक्रिमिनलाइज बेगिंग इन द नेशनल कैपिटल, और इसी वजह से आपको दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बेगिंग के जो इंसिडेंसेस हैं वो दिखेंगे। और अगर आप रियली इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने तो बहुत बार देखा है दिल्ली के अंदर ही कि जो यहाँ पे लेडीज जो होती हैं, जो बैगिंग कर रही होती हैं, या फिर जो बच्चे लेके बैगिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, अगर कोई भी गाड़ी रुकती है तो उस पर वो बैंग करना शुरू कर देते हैं। तो और अगर कोई व्यक्ति उनको नहीं देता है पैसे तो वो और भी तेजी से मिरर के ऊपर बैंग करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैगिंग में उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर बैगिंग को एक राइट समझ लिया जाता है, जब सामने वाले से पैसा मांगा जाता है और वो नहीं देता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो उनको हर्ट डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उनके व्हीकल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। वो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे वो चीज सही नहीं लगी, बिकॉज बेगिंग इज नॉट योर राइट। अगर आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो भी अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए ना उस चीज को लेकर। उस चीज में अगर आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या सामने वाले के व्हीकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मेरा जो ओपिनियन था इस चीज को लेकर वो कंप्लीटली बदल गया। खैर, मैं आज आपसे मेंस का क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछने वाला हूं, और चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नागास। नागास को लेकर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। नागास आर एन एथनिक कम्युनिटी दैट कंप्राइजेस सेवरल ट्राइब्स। इसके अंदर क्या एक से ज्यादा ट्राइब्स आती हैं? हो सकता है। नागास बिलोंग टू इंडो मोंगोलॉइड फैमिली, ये भी हो सकता है इंडो मोंगोलॉइड फैमिली को बिलोंग करते हो। नागा ग्रुप्स आर ओनली यूनिक टू इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नागास आपको मिल जाएंगे, सोचिए। चलिए, तो यहां पर नागास आर नॉट अ सिंगल ट्राइब। नागास को लेकर न्यूज क्या थी वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, बट इट इज एन एथनिक कम्युनिटी। ये कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं है, इट इज एन एथनिक कम्युनिटी जिसके अंदर काफी सारी ट्राइब्स आती हैं, सेवरल ट्राइब्स मिला के इसको बनाती है इस नागा कम्युनिटी को। इंडो मोंगोलॉइड फैमिली के हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप जानते हैं अलग अलग फैमिलीज हैं, इंडो मोंगोलॉइड है, निग्रिटोस है, ठीक है। तो ये इंडो मोंगोलॉइड फैमिली से आते हैं। नागा ग्रुप जो है ये आपको म्यांमार में भी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दे आर यूनिक टू इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे कि नागास को लेकर हमने क्वेश्चन आखिर पूछा क्यों। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिन एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड। रिन एक्सरसाइज कौन से राज्य के अंदर करी जा रही है? क्या ये त्रिपुरा के अंदर करी जा रही है, मणिपुर के अंदर, असम के अंदर, नागालैंड के अंदर? जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, अब क्योंकि नागास के बारे में हो रहा था तो यहाँ पे आंसर आपने गेस कर लिया होगा, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एपेक्स बॉडी ऑफ नागा ट्राइब हैज आस्क्ड, तो ये जो नागा ट्राइब्स की एपेक्स बॉडी है उसने नागालैंड गवर्नमेंट को कहा है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है, रिन एक्सरसाइज, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, रिन की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड। इस एक्सरसाइज को करने में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये चीज न्यूज में थी, ठीक है। बेसिकली जो आपकी रिन है यहां पर, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड, इट इज जस्ट लाइक जैसे असम के अंदर एनआरसी है,
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, ठीक है। तो उसी तरीके का ऋण है नागालैंड के अंदर। आंसर तो खैर आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे जो नागा की एपेक्स बॉडी थी उसने कहा सरकार को कि आप इसमें जल्दी मत करिएगा। नागालैंड गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया है कि वो ऋण एक्सरसाइज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे 2019 में जुलाई में लॉन्च किया गया था। लेकिन आप जानते हैं फिर कोविड का टाइम आया 2020 के अंदर, तो काफी सारी एक्सरसाइज जो करी जा रही थी वो रुक गई थी या फिर शुरू ही नहीं कर गई थी। और इसका ये जो एक्सरसाइज है, चाहे आसाम के अंदर एनआरसी हो रहा है या फिर नागालैंड के अंदर ऋण हो रहा है, इसका मुख्य मकसद, मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको इंडिया में नहीं आने देना है और आउटसाइडर्स को प्रिवेंट करना है। जो आउटसाइडर्स इंडिया में आके फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट्स को ले लेते हैं उनका भी पता लगाना है, ताकि जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, चाहे वो एसमीज लोग हैं, नागालैंड के नागाज हैं, उनको एक्चुअल में जॉब्स मिल सके, उनको रिसोर्सेज मिल सके। गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो आउटसाइडर्स के ऊपर खर्च ना हो, वो हमारे इंडिजिनस लोगों के ऊपर खर्च हो सके। तो जगह भी उनको मिलनी चाहिए, जॉब्स भी उनको मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज भी उनको मिलनी चाहिए। ये यहां पर मकसद बताया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि एक 3 मेंबर पैनल जिसको की हेड कर रहे थे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जिनका नाम था मिस्टर बानो जेड जमीर। तो ये जो मिस्टर बानो जेड जमीर थे उनको यहां पे हेड बनाया गया उस कमेटी का, और ये कमेटी को काम दिया गया कि अब एग्जामिन करें और एडवाइस करें कि ऋण का इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नागास को लेकर मैंने आपको न्यूज बताई थी। ये जो ऋण लेके आया जा रहा है, क्यों लेके आया जा रहा है, ये भी मैंने आपको बताया। असम के एनआरसी से मिलता जुलता है। और यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहां पे सेंसस का कुछ डेटा दिया है ऋण को लेके, वो देख लीजिएगा। और ऋण को लेके मैंने कुछ पॉइंट्स और भी ऐड किए जो जब आप netmock.com पे जाकर ये क्वेश्चन करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। netmock.com पे जो एप्लीकेशन, जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है, वहां पे मैं कुछ और पॉइंट्स भी कई बार ऐड कर देता हूं, ताकि जो चीजें वीडियो में भी हम डिस्कस कई बार नहीं कर पाते हैं वो आपको वहां पर एक्स्ट्रा मिल जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जो प्री 50 कोड है उसको यूज कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि लास्ट 50 डेज के अंदर जो आप रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए आप 50 डेज रिवीजन सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहां पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स की आपकी एक फास्ट ट्रैक में रिवीजन हो जाती है, जो कि आपने पिछले 1 साल में यहां पर चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को अगर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से कवर करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक वे में पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं सिलेबस को, तो आप इस रिवीजन सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो बात कर रहा है, बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स देके पूछ रहा है आपसे कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है मानस लॉस्ट, तो आपका जो मानस रिजर्व है, इट लॉस्ट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग इट रिसीव्ड इन 1985 अलोंग विद काजीरंगा फ्रॉम द यूनेस्को। तो जो मानस है उसने काजीरंगा के साथ साथ अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग था उसे खो दिया था, जो इसे 1985 में मिला था यूनेस्को से। ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स हेल्प मानस नेशनल पार्क टू गेट बैक इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन 2011। लेकिन ये टैग इसे 2011 में दोबारा मिल गया जब यहां पर टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया गया। बताइए। चलिए देखिए, रिसेंटली एम्बिशियस इंडियन राइनो विजन 2020, जिसे कि शॉर्ट में कहा जाता है IRV 2020, came to a close with the release of 2 rhinos, एक adult male और female, in Assam Manas National Park, transported from पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उससे 185 किलोमीटर ईस्ट में लोकेट करती है, ठीक है। तो पबितरा से कहां पे ट्रांसफर किया गया इस एडल्ट मेल और फीमेल को? मानस नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और इसी ट्रांसलोकेशन के साथ एक इसी तरीके का ट्रांसलोकेशन पहले किया गया था 2011 के अंदर, जब इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क को अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस था, जो इसने खो दिया था, वो दोबारा मिला था। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, यस, मानस और काजीरंगा जो थे दोनों का जो ये स्टेटस था उन्होंने वो खो दिया था, जो इनको पहली बार 1985 में मिला था। लेकिन जब टाइगर्स को नहीं, यहां पे लिखा ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स नहीं, जब राइनोस को ट्रांसलोकेट किया गया तब ये जो स्टेटस था उनको वापस मिल गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट सेंसस डेटा 2011। 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दिए, क्योंकि हमने बैगिंग के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो जो आर्टिकल्स थे, मल्टीपल आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में दिए गए थे। कुछ डेटा जो है, कई बार क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर डेटा के ऊपर पूछ लिया जाता है। तो लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, अब 2021 में प्लानिंग करी जा रही है इसको करने की। कोविड का अगर सिचुएशन नहीं होती तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया जाता, जो कि अपने आप में काफी बड़ी और काफी लंबी चलने वाली एक्सरसाइज होती है। आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की स्टार्ट करी थी, तब ये एक्सरसाइज भी स्टार्ट हुई थी, और अभी इस साल
आपके टाइम में ये जो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ सेंसस जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट सेंसस था और अभी सेंसस दोबारा होने वाला है, तो इसी वजह से लास्ट सेंसस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे कहती है वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स, हो सकता है न्यू दिल्ली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स इन यूटीज एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, असम के अंदर आपको जो बेगर्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं। सोचिए। चलिए, तो 2011 में जब सेंसस किया गया तो इस डेटा को भी इकट्ठा किया गया था और पाया गया था कि 4,13,670 बेगर्स जो है वो इंडिया के अंदर है। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर है काफी ज्यादा अंडरस्टेट किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 2,21,673 मेल्स हैं, 1,91,997 फीमेल्स हैं और एंड द नंबर हैज इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट सेंसस। डेफिनेटली पिछले 10 सालों में नंबर तो इंक्रीज हुआ होगा। और टॉप पोजीशन पे अगर बात करते हैं राज्यों के अंदर तो वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल के बाद जो सेकंड रैंक आता है वो उत्तर प्रदेश का है, तो वेस्ट बंगाल है, फिर यूपी है और फिर आता है बिहार। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम यूटीज की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली जो है टॉप पोजीशन पे है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स बताए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें 2187 बेगर्स दिल्ली के अंदर पाए जाते हैं और 121 जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी वो भी ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम जो है 1000 से ज्यादा बेगर्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर जो है वो और भी ज्यादा देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो मिजोरम में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मिजोरम के अंदर नंबर काफी कम है, असम के अंदर नंबर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज ये आपका सेंसस 2011 का कुछ डेटा दिया है, इन्फोग्राफिक में सेव कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है जूनोसिस को लेकर है। 3 स्टेटमेंट जूनोसिस को लेकर पूछी और आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है जूनोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। हो सकता है जूनोटिक पैथोजेंस में भी बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक। जूनोटिक पैथोजेंस जो होते हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। दे कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू फूड, वाटर और एनवायरमेंट। तो किसी भी तरीके से जो बता रखे हैं तरीके, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, फूड हो, वाटर हो, उसके थ्रू ये फैल सकते हैं। सोचिए। चलिए देखिए, एनिमल्स जो हैं पर्टिकुलरली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ मोर देन 70% ऑफ ऑल इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस। जो ह्यूमंस के अंदर जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं उसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स जो है 70% केसेस के अंदर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और काफी सारे नोवल वायरसेस जो होते हैं वो भी इसकी वजह से होते हैं। अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड का मुझे बताइएगा कि जो यहां पर कौन सा एनिमल इन्वॉल्व था इस वायरस को स्प्रेड करने के लिए। जूनोसिस एक ऐसी डिसीज होती है जो कि एनिमल से ह्यूमन में आती है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जूनोटिक पैथोजेंस जो होते हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे डिजीज का स्प्रेड होता है वो फूड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, एनवायरमेंट या कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बेसिकली पूछा हुआ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट NMSHE, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम को लेकर पूछा है कि बताएं दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है इसको 2010 में लॉन्च किया गया था और 2014 में इसको अप्रूवल मिला है, हो सकता है। NMSHE जो ये हमारा प्रोग्राम है ये NHM के 8 मिशन में से एक मिशन है। सोचिए। चलिए, न्यूज में क्यों था, क्योंकि लेह रीजन में जो लोग फार्मिंग करते हैं, जो किसान है, साइंटिस्ट ने वहां के किसानों को हेल्प किया है क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे उनको कुछ टेक्निक्स बताई, कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से उस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की वजह से फार्मर्स जो थे वो सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर उन्होंने करना शुरू कर दिया। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 2010 में इसको लॉन्च किया गया था और साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी वो भी करेक्ट हो जाती है। सॉरी, सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने इसे 2014 के अंदर अप्रूवल दिया था। लेकिन NMSHE की बात करें तो देखिए ये सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम है, इसका नेशनल हेल्थ मिशन से क्या लेना देना हो सकता है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स होती है वो कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, ताकि आपको ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही लगे। अगर आप ध्यान से देखते तो आपको समझ में आता है कि हिमालयन सिस्टम का, इकोसिस्टम का नेशनल हेल्थ मिशन से कोई लेना देना नहीं है। रादर ये NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है उसके 8 मिशन में से एक मिशन है NMSHE। तो आंसर क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के लास्ट और 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन NAPCC के जो 8 मिशन हैं, हमने तो एक ही डिस्कस किया है जो कि आपका ये 8th वाला था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। लेकिन बाकी के जो मिशंस हैं, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सभी आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि 10th क्वेश्चन है, जो कि इंप्लीमेंटेशन को लेकर है। मिशन कोविड सुरक्षा इज इंप्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा मिशन कोविड सुरक्षा को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जल्दी से बताइए। क्या ये बिराक के द्वारा किया जा रहा है, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ मिशन, बताइए। चलिए, मिशन कोविड सुरक्षा इंडियाज टारगेटेड एफर्ट टू एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस अफोर्डेबल एक्सेसिबल वैक्सीन फॉर द कंट्री। मिशन कोविड सुरक्षा जो है ये बेसिकली इंडिया का एक मिशन है, जिसके अंतर्गत इंडिया कोशिश कर रहा है कि और भी ज्यादा इंडिजिनस अफोर्डेबल एक्सेसिबल वैक्सीन जो है वो बनाई जा सके। 2 वैक्सीन तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो यहां पर और भी इसमें एक्सप्लोरेशन करने की बात करी जा रही है। सेंटर हैड अनाउंस दिस पैकेज ड्यूरिंग द 3rd इकोनॉमिक स्टिमुलस, तीसरा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया था, तब इसके बारे में चर्चा करी गई थी और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बिराक के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सो दिस इज अबाउट बिराक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अभी हम 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे और फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं। रिवीजन जो रहेगी वो एक्टिव रिवीजन रहने वाली है, और यहाँ पर जो भी गलतियां आपने करी हैं या फिर जो नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको आपको रिकॉल करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फॉर न्यू स्टूडेंट्स एक बार दोबारा बता देता हूँ, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट रिविजन एंड रिकॉलिंग। जितनी ज्यादा चीजें, देखिए पढ़ाई हर कोई करता है इस एग्जाम के अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो पढ़ाई नहीं करता होगा, वो रीडिंग नहीं करता होगा। लेकिन रीडिंग इज नॉट इनफ, रीडिंग इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, जो कि सभी लोग करते हैं, सभी स्टूडेंट करते हैं। वो चीजों को अपने ब्रेन में लेके जाते हैं, स्टडी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं और ब्रेन में काफी सारी चीजों को स्टोर करने की कोशिश करने के लिए रीडिंग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हम रीडिंग ज्यादा कर लेते हैं लेकिन उस ब्रेन की इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में हम प्रैक्टिस नहीं करते। और जब हम रिकॉल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट के माध्यम से हो या फिर यहाँ पे जो हम छोटी छोटी रिवीजन सेशन करते हैं उसके तरीके से हो, या फिर वीडियो को दोबारा देखना हो, उसके मैराथन सेशंस करने हो, या फिर मेंस की आंसर राइटिंग करनी हो, ये जब चीजें नहीं करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होती है कहीं ना कहीं वो डिके होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ रिवीजन और रिकॉल करना बीच बीच में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ही कोई चीज कंप्लीट करते हैं, जो चीज आप अपने ब्रेन में लेके गए हैं उसे बाहर तो निकालिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, वहां पर इंफॉर्मेशन आपको अपने ब्रेन से रिकॉल ही करनी पड़ेगी। और जब रिकॉल करने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो एग्जाम में फिर याद नहीं आएगा। सिर्फ क्वेश्चन को देख के ऐसे लगेगा ये चीज हमने कहीं पढ़ी थी लेकिन इसका आंसर क्या वो हमें नहीं पता है। और ऐसा बहुत बार होता है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज का इंडिकेशन है कि आप चीजें पढ़ तो बहुत सारी रहे लेकिन उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे। कई बार आपको ऐसा लगता होगा, चाहे वो आपका खुद का एक्सपीरियंस हो या फिर कुछ ऐसे टॉपर्स को देख के लगता होगा जो आपके साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी और इवन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर डिस्टिंक्शन आने के बावजूद भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कॉजल फैक्टर जो है वो यही है कि चीजें, पढ़ाई तो बहुत सारी चीजें जाती हैं और पढ़ी भी बहुत सारी चीजें जाती हैं, लेकिन हम क्या कहें, उसे रिवाइज नहीं करते, उसे रिकॉल नहीं करते। तभी मैं आपको बार बार इस चीज के ऊपर एम्फोसिस देके कहता हूं रिकॉलिंग करना शुरू करें। यहां पर जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपने बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना है जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एट द सेम टाइम आपको वो चीजें भी लिखनी है जो मैंने यहां पर बताई थी। मैंने आपको स्काईमेट वेदर के बारे में बताया था कि यहां पे लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से 103% बारिश जो है वो होगी। पॉजिटिव डाइपोल जो है हमारे मॉनसून के लिए भी पॉजिटिव है, एल नीनो हमारे मॉनसून के लिए नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये हमने डिस्कशन कर लिया था। इसमें आपको ये भी याद आना चाहिए कि जो वेस्टर्न पोर्शन है वो वार्मर रहता है और वो कहीं ना कहीं हमारे मॉनसून के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन जो था वो सर्वे को लेकर हुआ था। यहां पर याद हो तो मैंने आपको तेलंगाना जो आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसका भी एक एग्जाम्पल दिया था, जिसमें एक व्यक्ति ने पोर्ट होल के ऊपर याचिका दायर करी थी। और यहां पर आपको उस चीज को कनेक्ट करने के साथ साथ ये भी बताना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसको यहां पे सर्टिफाई करना पड़ेगा पहले, और 6 महीने के अंदर भी यहां पे सर्वे कराना पड़ेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि जो बैगिंग है उसको लेकर क्या स्टेटस है, तो दिल्ली के अंदर क्या स्टेटस है वो बताइए। मैंने आपको ये भी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्रपोज किया था कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। बॉम्बे प्रिवेंटिंग बैंकिंग एक्ट के हिसाब से बैगिंग इज एन ऑफेंस, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का पूरा मैंने आपको केस बताया था कि उन्होंने कैसे कहा कि यहाँ पे जो सिटीजन हैं उनको इसके अंतर्गत क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलिए। देन इसके बाद हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो क्वेश्चन नंबर 4 में नागा को लेके हुआ था। नागा क्या सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं ये बताइएगा, अगर किसी दूसरे देश में पाए जाते हैं तो कहां पाए जाते हैं ये भी बता सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये इंडो मोंगोलाइड फैमिली से आते हैं। इट इज नॉट अ सिंगल ट्राइब, रादर इट इज अ कम्युनिटी ऑफ सेवरल ट्राइब्स, ध्यान रखिएगा। म्यांमार में पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। नागा अभी न्यूज में क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सरसाइज हो रही है, उस एक्सरसाइज का नाम बताइए। यस, द एक्सरसाइज नेम इज RIIN रिन। इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं मुझे। असम के अंदर जो आपका NRC चल रहा है उससे मिलती जुलती एक्सरसाइज है, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। ठीक है, चलिए। यहाँ की जो एपेक्स बॉडी थी उसने गवर्नमेंट को कहा कि इसको करने में आप हेस्ट मत करिए, जल्दी मत करिए। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो डेटा था वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया था। netmove.com पे जाएंगे तो आपको वहां पर और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिन को लेकर भी।
देन प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, चाहे आप कोई भी सीरीज सब्सक्राइब क्यों ना करना चाहते हो, रिवीजन सीरीज हो या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप 2022 और 23 की सीरीज को एनरोल कराना चाहते हैं। देन हमारा डिस्कशन हुआ था, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे बेसिकली आपके ज्योग्राफी मैप रिलेटेड थी, लेकिन लोकेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट उनके फैक्चुअल नॉलेज भी थी। तो मानस और काजीरंगा, इनका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग था वो हट गया था, लेकिन जब यहाँ पे राइनोस को ट्रांसलोकेट किया गया तो उसके बाद से ये टैग इनको दोबारा मिल गया। मानस और काजीरंगा पोबितारा कहां पर लोकेट करते हैं, किस राज्य के अंदर है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन सबसे ज्यादा बैगर्स कहां पर है, सेंसस 2011 का डेटा हमने देखा था। सबसे ज्यादा बैगर्स स्टेट के अंदर कहां है, यूटी के अंदर कहां है और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर कहां है, ये तीनों नाम आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था सेंसस 2011 के बाद 2021 भी आने वाला है, वो भी मैंने आपको बताया था। ज़ूनोटिक डिसीजेस क्या होते हैं, ज़ूनोसिस क्या होता है ये बताइएगा। दे कैन बी बैक्टीरियल, वायरल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था दे कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, फूड से, वाटर से, एनवायरमेंट से। साथ ही साथ इन्फेक्शियस डिसीजेस जो है वो हमें मिलती है और 70% वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो आपका नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, ये किस 8 मिशन में से एक है, किसके अंडर में आता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2010 में लॉन्च किया गया था, अप्रूवल 2014 के अंदर आया था। NAPCC दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये चीज भी हमने यहाँ पर डिस्कस करी। ये सभी चीजें आपको रिकॉल करनी है, आपको ये 8 के 8 नाम याद होने चाहिए और इसको रिकॉल भी आपको करना है। फिर हमने मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में पढ़ा था, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है जल्दी से बताइए और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो बताइए। हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि 2 वैक्सीन के बाद और भी वैक्सीन को डेवलप किया जाए और सेंटर हैड अनाउंस दिस पैकेज ड्यूरिंग 3rd इकोनॉमिक स्टिमुलस। चलिए, बिराक वाज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। अभी हमने एक्टिव रिवीजन अपनी कर ली और आप लोगों ने अपने आंसर्स भी किए हैं, विच इज अ गुड थिंग। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स के अंदर IOD, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, एक लाइन में आंसर करिएगा। बहुत से लोगों को पता होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता है आलस मत करिएगा कि मुझे नहीं पता तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे और उसके बाद टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट लीविंग व्हाट यू डोंट नो, रादर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जो चीज पूछी गई है वो क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो चीज पूछी जा सकती है। यहाँ पे इररिलेवेंट चीजें नहीं पूछी जाती। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो वही चीजें पूछी जाती है जो कि आपके एग्जाम के अंदर आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। यहां पे मेंस का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो डू यू थिंक बेगिंग शुड बी डीक्रिमिनलाइज, आपको लगता है कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, कमेंट करिएगा। बेगिंग को लेकर आपको क्या लगता है कि इसे क्रिमिनल ऑफेंस मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपका आंसर हो सकता है, जस्टिफिकेशन करना काफी जरूरी है। उसके बाद फिर मैं भी अपना ओपिनियन जो है इसके ऊपर रखूंगा। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस जो है इसको लेकर ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और बेगिंग को लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक जो उसके अंदर हार्डवर्क की स्पिरिट है वो तो होनी चाहिए। मांगना, बेगिंग करना सबसे आसान होता है, चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन आसान चीज हमेशा अच्छी नहीं होती है। तो आप इसके ऊपर अपना आंसर लिखिएगा और फिर उसको इवेल्युएट करेंगे। मेंस के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये मेंस का हो गया। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछूंगा। एज एन ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, MCC को आप कैसे यूज करेंगे। देखिए, मैंने आपको लास्ट में पूछा था स्टेट इलेक्शन कमीशन के तौर पे आप कैसे इलेक्शन कराएंगे, ECI भी मैंने आपको बना दिया। ये सभी वो रोल मैं आपको देता हूं जो कि आपको आगे जाके मिलने वाले हैं। सेक्रेटरी लेवल पे आप जाएंगे या फिर सीनियर लेवल पे जाएंगे तो ये सभी चीजें आपको करनी पड़ेंगी एज अ सिविल सर्वेंट। तभी वही चीजें, वही रोल प्ले करके मैं आपको देता हूं, वही क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसको कैसे यूज करेंगे आप एज एन ECI, ये आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसका कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप ही बता सकते हैं। सो एज एन ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रादर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आप मुझे बताइएगा। अपने आंसर्स को आप ये ग्रुप्स जो है मेंस और इंटरव्यू के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, इसको सर्च कर लीजिएगा। और कोई भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अभी जो है 100 डेज, 200 डेज, 23, 2022 की सीरीज को आप ले सकते हैं, जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए। चलिए, इसके बाद अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कितना आपने टारगेट सेट किया, कितना आपने यहाँ पे स्कोर किया एक्चुअल में, वो चीजें लिखना काफी जरूरी है। अगर आपने 6 से ज्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है, 6 किया तो भी अच्छी बात है, कम भी किया है तो शर्माइएगा मत। मैंने ये देखा है कि जो लोग स्कोर कम कर रहे हैं वो अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे। बिलीव मी, आप लिखिए, उसको डेली बेसिस पे लिखिए ताकि धीरे धीरे जब आप इंप्रूव करें अपने मार्क्स को इंप्रूव होता हुआ देख पाए। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर आपको PDF जो है इस लेक्चर की मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर इस वीडियो ने 1% भी आपको हेल्प करी है सो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।